Hello everyone, thank you so much for clicking on this video. Welcome to my UPSC BPSC guide. This is lecture 3, ये तीसरा लेक्चर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इस चैप्टर में हमने क्या कवर किया? इस चैप्टर में हमने कवर किया कि 1498 द टाइम व्हेन वास्को ड गामा भारत आए डायरेक्ट सी रूट से, टू द टाइम ऑफ 1947 जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ। इसके बीच में जो 450 साल थे उसमें क्या मेजरली ट्रांजिशन हमारी कंट्री में हुई। हमारी कंट्री एक फ्यूडलिस्टिक कंट्री थी, एक कंजर्वेटिव और एक एक्सक्लूसिव कंट्री थी। उससे हम लोग एक इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव एंड कैपिटलिस्टिक सोशल सिस्टम बने। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे पोर्चुगीज़ भारत आए। पोर्चुगीज़ पहले थे जो भारत में ट्रेड करने आए। उसके बाद हमने डच को पढ़ा, हमने डैनिश को पढ़ा, हमने पढ़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ब्रीफली हमने इस सब चीज़ को कवर किया है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, डू वॉच इट। आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो, या फिर एंड स्क्रीन में भी मैं इसको लगा दूंगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेटर मुगल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रॉम हियर यू कैन बी मोर एक्टिव टुवर्ड्स योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहाँ से अगर आप यूपीएससी बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें हमारे काम की आएंगी। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो लेटर मुगल्स मतलब क्या हुआ कि हमको पता है कि औरंगजेब औरंगजेब जो थे, व्हेन ही डाइड इन 1707। तो जब तक औरंगजेब का शासन था, वो उस टाइम तक जो मुगल एम्पायर था वो स्टेबल था। मतलब आप कह सकते हैं कि वो ठीक मात्रा में स्ट्रांग भी था और वो स्टेबल भी था। पर औरंगजेब की जब डेथ हुई 1707 में, उसके बाद जो मुगल एम्पायर थी वो उतनी स्टेबल नहीं रह पाई जितनी पहले रहती थी, और बहुत सारे उतार चढ़ाव मुगल एम्पायर को देखने पड़े। तो 1707 के बाद से जितने भी रूलर्स आए मुगल में, उनको कहा जाता है लेटर मुगल्स। आई होप लेटर मुगल्स आपको समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। बहादुर शाह वन उसके बाद राजा बने। ना हु इज दिस बहादुर शाह वन? बहादुर शाह वन कौन है? बहादुर शाह वन बेटे हैं औरंगजेब के। बहादुर शाह वन बेटे हैं औरंगजेब के। 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, तो 1707 से लेके और 1712 तक हु रूल्ड मुगल्स? तो बहादुर शाह वन रूल्ड मुगल्स। अब ये जो बहादुर शाह वन है, इनका ओरिजिनल नाम बहादुर शाह वन नहीं है। हिज ओरिजिनल नेम इज प्रिंस मुआजम। तो बहादुर शाह वन जो है उनका ओरिजिनल नाम है प्रिंस मुआजम। अब ये नाम बहादुर शाह कैसे पड़ा? तो बेसिकली हुआ क्या कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब बहादुर शाह वन मतलब प्रिंस मुआजम को थ्रोन चाहिए थी, तो ही किल्ड टू ऑफ हिज ब्रदर्स। ये बहादुर शाह वन किल्ड टू ऑफ हिज ब्रदर्स नेम्ड आजम खान एंड कम्बख्श। इन दोनों अपने दो भाइयों को मारने के बाद बहादुर शाह को थ्रोन मिली, मतलब प्रिंस मुआजम को थ्रोन मिली। और क्योंकि इन बहादुर शाह वन ने इन दोनों को मारा, इसीलिए इनको टाइटल मिला बहादुर शाह का। एल्स अर्लियर हिज नेम वाज प्रिंस मुआजम। आई होप यू गॉट टिल नाउ। नाउ व्हेन बहादुर शाह वन और प्रिंस मुआजम बिकेम द किंग ऑफ मुगल, उस टाइम ये बहुत एजेड थे। हिज एज वाज 65 ईयर्स ओल्ड। पर फिर भी इनका जो शासन था वो ठीक ठाक था। अब शासन ठीक ठाक था कहने का मतलब क्या हुआ? तो हम पढ़ते हैं इनिशिएटिव्स बहादुर शाह वन के। जब बहादुर शाह वन किंग थे तो उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब औरंगज़ेब का टाइम था, तो औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी, वो देखी जाती थी मतलब एंटी हिंदू टाइप की। ऐसा क्यों था? क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय करवा दिए गए थे औरंगज़ेब द्वारा। तो बेसिकली जो हिंदू कम्युनिटी थी वो बहुत खुश नहीं थी, ठीक है? और जैसा कि मैंने बताया, औरंगज़ेब के डेथ के बाद क्या हुआ कि मुगल डायनेस्टी वीक हो गई। तो अब के जो नए राजा थे, वो चाहते थे कि हम लोग पूरे कम्युनिटी को खुश रखें, ताकि ज़्यादा रिवॉल्ट टिवॉल्ट टाइप का ना हो और एवरीबॉडी हारमोनी के साथ रहें। तो बहादुर शाह वन के टाइम में क्या हुआ, ही रिवर्स्ड द नैरो माइंडेड पॉलिसीज ऑफ औरंगज़ेब एंड अडॉप्टेड टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज। तो बहादुर शाह वन ने क्या किया कि एक टॉलरेंट एटीट्यूड रखा हिंदूज के लिए। जैसे कि पहले देखा जाता था कि औरंगजेब के टाइम में कि टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया, अब वो चीज़ नहीं होगा। क्यों? वाई? बिकॉज ही इंस्ट्रक्टेड दैट नो हिंदू टेम्पल्स वुड बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो इसने क्या किया, बहादुर शाह वन ने एक फरमान लाया जिसके अंदर ये कहा गया कि अब कोई भी हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी अच्छे से रहे सोसाइटी में, ठीक है? इसी को कहते हैं कि ही अडॉप्टेड टॉलरेंट एटीट्यूड, दिस टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज।
ठीक है। तो ये इसकी पहली और दूसरी पॉलिसी थी। पहली पॉलिसी की टॉलरेंट एटीट्यूड, दूसरी पॉलिसी कि हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय नहीं करने, अब ये फरमान दिया। तीसरा काम क्या किया, ही रिलीज्ड मराठा प्रिंस साहू हु वाज हेल्ड कैप्टिव सिंस 1689। देखिए अब ये क्या स्टोरी है। जब औरंगजेब का टाइम था, फिर आ जाइए औरंगजेब पे। औरंगजेब ने जितने भी चीज़ें बोई ना, वो इन लोगों को उखाड़नी पड़ी। औरंगजेब, इसके टाइम में क्या हुआ कि एक बैटल हुआ, इसके साथ, मराठास के साथ। ठीक है, मराठास के साथ बैटल हुआ। जब मराठास के साथ बैटल हुआ, उस टाइम औरंगजेब जीत गया। ठीक है। और जब औरंगजेब जीत गया तो इसने क्या किया कि मराठा प्रिंस साहू को कैप्चर कर लिया। कब? 1689 में। तो ये जो 1689 से कैप्चर्ड था साहू, उसको किसने रिलीज किया? उसको रिलीज किया बहादुर शाह वन ने, मतलब प्रिंस मुआजम ने। ठीक है। अब ये ये मराठा जो प्रिंस है शाह, ये साहू, ये है कौन? तो साहू वाज द सन ऑफ संभाजी महाराज। अब ये जो साहू है, ये है संभाजी महाराज का बेटा, हु वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय औरंगजेब। तो अभी मैंने बताया कि औरंगजेब और मराठा का जो बैटल हुआ था, तो वो संभाजी महाराज मराठा से फाइट कर रहे थे और औरंगजेब था। तो उसमें क्या हुआ कि संभाजी महाराज को मार दिया गया था औरंगजेब द्वारा, और प्रिंस साहू को कैप्चर कर लिया गया था 1689 में। तो अब प्रिंस साहू को रिलीज किया जा रहा है बहादुर शाह वन के द्वारा। तो शाहू कौन थे? सन ऑफ संभाजी महाराज। ये संभाजी महाराज कौन थे? ही वॉज अ सन ऑफ शिवाजी। शिवाजी बहुत बड़ा नाम, आप सब जानते होंगे। तो ही वॉज अ सन ऑफ शिवाजी। दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमने 3 इनिशिएटिव्स पढ़े बहादुर शाह वन के। बहादुर शाह वन 3 इनिशिएटिव्स क्या पढ़े अभी तक? सबसे पहला, टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदू, हमने पढ़ा टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदू। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हिंदू टेम्पल्स थे उनका डिस्ट्रक्शन जो था उसको रोक दिया गया। तीसरा, मराठा के साथ एक अच्छा रिलेशन रखने के लिए और थोड़ा सा डिप्लोमेसी करने के लिए साहू को छोड़ दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, ही मेड पीस विथ राजपूत जट्स एंड बुंदेलास। तो जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल डायनेस्टी जो थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही। तो ये लोग ज़्यादा बैटल नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ये बहुत बैटल करेंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लूज। वाई? बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रांग एज दे वेयर अर्लियर। इसीलिए ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि हम लोग राजपूत जट्स और बुंदेलास के साथ क्या करें, पीस में गए। तो इन लोगों ने उनसे पीस में रहने का सोचा। किसने सोचा? बहादुर शाह वन ने। ये इसकी चौथी इनिशिएटिव मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो पांचवा मैं कह सकता हूँ वो है, ही ऑफर्ड अ हाई पोजीशन टू गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। तो अब सिख कम्युनिटी को खुश रखने के लिए बहादुर शाह वन या फिर प्रिंस मुआजम ने क्या किया, ही ऑफर्ड ऑफिशियली अ हाई पोजीशन टू गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह आप सबको पता होगा, ही इज अ 10th एंड द लास्ट सिख गुरु। ठीक है। बट soon after the death of Guru Gobind Singh, Sikh decided to continue their struggle against Mughals under the leadership of बंदा बहादुर। पर गुरु गोविंद सिंह को तो इन्होंने अच्छा पोजीशन दे दिया, ठीक है, हाई पोजीशन दे दिया, क्योंकि ये लोग अच्छा रिलेशन अब चाह रहे थे। पर एज गुरु गोविंद सिंह डाइड, तो फिर सिख का जो स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वो कंटिन्यू हो गया। किसके अंदर? बंदा बहादुर के अंदर। तो बंदा बहादुर सिख लीडर के अंदर फिर से ये स्टार्ट हो गया, मतलब स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल्स। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने लेटर मुगल्स में सबसे पहले पढ़ा बहादुर शाह वन को 1707, मतलब औरंगजेब के डेथ के बाद बहादुर शाह वन ने रूल किया। ओरिजिनल नेम था मुआजम। अपने दो भाइयों आजम खान और कमबख्श को मारने के बाद बहादुर शाह का टाइटल मिला। जब ये एक राजा बने तो 65 ईयर्स ओल्ड के थे। ये 5 इनिशिएटिव्स मैंने यहाँ पे लिखी है, और ये 5 इनिशिएटिव्स आई होप आपको अभी समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ही वॉज ऑफन टर्म्ड एज शाहे बेखबर। देखिए अब बहादुर शाह वन जो है, इनको ऑफन साहेब खबर कहा जाता था। बेखबर मतलब क्या? जिसको किसी बात का मतलब ज़्यादा फिक्र ही नहीं है, ज़्यादा चिंता ही नहीं है। तो इसको साहिब खबर इसलिए कहा जाता था, और हेडलेस किंग, बिकॉज ही लैविशली ग्रांटेड जागीर्स एंड प्रमोशंस। मतलब ये इसके जो इसका जो कोड था उसमें क्या होता था कि जो जागीरदारी थी या फिर प्रमोशंस थे, मतलब ये ज़्यादा बिना सोचे ही सबको मतलब प्रमोट कर देते थे या फिर जागीर दे देते थे। लैविशली ही यूज टू गिव, ज़्यादा सोचते नहीं थे, ज़्यादा खबर नहीं लेते थे चीज़ों की, इसलिए इनका नाम रखा गया साहेब खबर और द हेडलेस किंग। ठीक है। अब नाउ देखिए 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। अब 1707 से लेके 1713 तक, 1712 तक किसने रूल किया? बहादुर शाह वन ने। अब क्या हुआ कि 1712 में बहादुर शाह वन की भी डेथ हो गई। ठीक है। तो इन 1712 ही डाइड। ही इज
sons were in such a indecent highest of grabbing the power that they left बहादुर शाह body unburied for a month. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि 1707 के साथ मुगल जो है वो डिमोलिश करने लगी, वीक हो गई। क्यों वीक हो गई? क्योंकि जो बैटल था थ्रोन के लिए इतना गंदा हो गया। आप देख सकते हैं कि 1712 में जब बहादुर शाह वन की डेथ हुई, तो उसके बाद इनके लाश को करीब एक मंथ के लिए बरी नहीं किया गया। क्यों नहीं बरी किया गया? क्योंकि इनके जो बेटे थे वो इस बैटल में थे कि थ्रोन पहले कौन लेगा, मतलब अब राजा कौन बनेगा। एंड दे फॉरगॉट दैट देयर फादर इज डाइड, और एक महीने तक बरी ही नहीं किया। सो दिस वाज आल्सो देयर। So the first king we read is बहादुर शाह वन इन लेटर मुगल्स। आई होप अभी तक आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, और समझ आ गई हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, बिकॉज इफ सब्सक्रिप्शन गोज सो डाउन देन देर इज नो मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोज फॉर यू, बिकॉज देन द क्रिएटर थिंक्स दैट अब तो कुछ काम ही नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा है लोगों को। द नेक्स्ट किंग विच वी आर गोइंग टू रीड इज जहांदर शाह। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जहांदर शाह मतलब बताया कि 1712 में उनकी डेथ हो गई बहादुर शाह वन की। उसके बाद जहांदर शाह बिकेम द किंग। ठीक है। नाउ ही केम टू पावर ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ जुल्फिकर खान। नाउ हु इज दिस जुल्फिकर खान? तो जुल्फिकर खान वॉज अ वेरी पावरफुल नोबल ऑफ दैट टाइम। आपको पता है कि किंग्स का जो कोर्ट रहता था उसमें बहुत ही वाइज लोग रहते थे, तो उन वाइज लोग, उन नोबेलिटी को कहा जाता था नोबल्स। ठीक है। तो उसमें से एक नोबल थे जुल्फिकर खान, और उस टाइम के बहुत ही पावरफुल नोबल थे। तो जहांदर शाह ने क्या किया कि जुल्फिकर खान की मदद से थ्रोन लिया। ओके, नाउ हु इज अ किंग फ्रॉम 1712? जहांदर शाह। हाउ ही बिकेम विद द सपोर्ट ऑफ जुल्फिकर खान। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जहांदर शाह was weak and degenerate personality, fully indulged in pleasure. As a result, administration was full under control of जुल्फिकार खान। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो जहांदर था थे, नाउ ही वाज अ किंग, पर ये ऐसे किंग थे जो डीजेनरेट पर्सनैलिटी के थे, मतलब हमेशा प्लेजर, लस्ट, लग्जरी में रहने वाले थे। ठीक है। फुल्ली इंडल्ज इन प्लेजर, मदिरा पान, इस सब चीज़ में रहते थे। तो एज सच एडमिनिस्ट्रेशन जो था, अब ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना जहांदर शाह। इफ समबडी इज फुल्ली इंडल्ज इन प्लेजर ओनली, तो ये एडमिनिस्ट्रेट क्या करेंगे मुगल एम्पायर को। ठीक है। तो उस टाइम जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन था वो देखा जा रहा था इसी के अंदर, जुल्फिकर खान के ही अंदर। जुल्फिकर खान कौन? वो नोबेल जिसने मदद की जहांदर शाह को थ्रोन लेने के लिए। आई होप अभी तक समझ में आया चीज़ों को। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ व्हाट आर द इनिशिएटिव्स अंडर दिस रूल? अब जहांदर शाह मतलब जुल्फिकर खान जो नोबेल थे उसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स मुगल द्वारा लिए गए? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँगा आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द डिस्क्रिमिनेटरी जिजिया टैक्स को हटाया गया। एबॉलिशन ऑफ जिजिया टैक्स। नाउ व्हाट इज दिस जिजिया टैक्स? जिजिया टैक्स वाज अ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स। अब ये जिजिया टैक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो जिजिया टैक्स है ना, मतलब इसका नेचर सबसे पहले समझिए। ये जो मुगल्स थे, ये क्या चाहते थे कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उस पर एक टैक्स रहे। उस टैक्स को कहा जाता है जिजिया टैक्स। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टैक्स का नेचर है ये नॉन मुस्लिम्स पे इम्प्लाई होता है। किस पे इम्प्लाई होता है? नॉन मुस्लिम्स पे। मतलब जो मुस्लिम्स हैं उनको ये टैक्स नहीं देना है, जो मुस्लिम्स नहीं है उनको ये टैक्स देना है। इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लिया जा रहा है। और अगर रिलीजन के बेसिस पे स्पेशली किसी से टैक्स माना जा रहा है, किसी को लीज दिया जा रहा है, ये तो साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन है। दैट्स व्हाई दिस नोन एज रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स। क्या नाम है इसका? जिजिया टैक्स। तो व्हाट वाज द नेचर ऑफ जिजिया टैक्स? इट वाज अप्लाइड ऑन नॉन मुस्लिम्स। और इसका पर्पस क्या था? अब देखिए ये लोग टैक्स ले गए हैं, और किस नाम पे ले गए? दे आर टेकिंग ऑन द नेम ऑफ कि हम लोग आपको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप नॉन मुस्लिम्स को, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए ये जिजिया टैक्स क्या था? तो औरंगजेब के टाइम भी ये जिजिया टैक्स था। तो अब जिजिया टैक्स को हटाया जा रहा है किसके अंदर? जहांदर शाह के अंदर। ठीक है। तो जिजिया टैक्स इसलिए लेते थे, ये लोग कहते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दे रहे हैं आप नॉन मुस्लिम्स को, तो नॉन मुस्लिम्स आप टैक्स भरिए हमको। ये था जिजिया टैक्स। अब इसको हटा दिया गया। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इसके अंदर लिया गया। तो दूसरा इनिशिएटिव क्या है ये भी देखिएगा। टू इम्प्रूव द फिनेंस ऑफ द एम्पायर, ही इम्पोज्ड जिहारा सिस्टम। जिहारा इजारा सिस्टम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब के टाइम पे मुगल्स बहुत सारे बैटल्स लड़ रहे थे। ठीक है। तो उससे क्या किया? सी, बैटल बैटल और वॉर, इट इज एक्सपेंसिव अफेयर। ओके, बैटल और वॉर इज अ एक्सपेंसिव अफेयर। अगर आप बैटल कीजिएगा, अगर आप वॉर कीजिएगा, देन डेफिनेटली आपका जो ट्रेजर है वो रियून होने वाला है।
खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ट्रेजर व्हाट दे हैव लॉस्ट इन डिफरेंट बैटल्स, इन्होंने क्या किया, ये जहांगीर शाह के अंदर क्या हुआ कि इजारा सिस्टम लाया गया। इजारा सिस्टम क्या है कि अंडर दिस सिस्टम टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी वाज चूजन थ्रू बिडिंग प्रोसेस। अब देखिए, इजारा इजारा सिस्टम, इसमें क्या होगा, जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे ना, टैक्स कलेक्टर, इनको कैसे सिलेक्ट किया जाता था पता है? ये जो आदमी है टैक्स कलेक्टर, इसको कैसे सिलेक्ट किया जाता था? तो बिडिंग प्रोसेस होता था। अब ये बिडिंग प्रोसेस क्या है? तो आपने बोली देखी है, जब किसी चीज़ की नीलामी होती है तो लोग बोली लगाते हैं, और जो सबसे बड़ी बोली लगाता है उसको वो चीज़ दे दी जाती है। तो वही बोली वाला सिस्टम जो है उसको कहते हैं बिडिंग प्रोसेस। तो इजारा सिस्टम में जो टैक्स कलेक्टर बनेगा उसको कहा जाता था इजारेदार। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको कहा जाता था इजारेदार। तो इस इजारेदार को सिलेक्ट करने के लिए बिडिंग प्रोसेस होता था। मतलब जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा मतलब ये टैक्स कलेक्ट करूँगा, कि मैं सबसे ज़्यादा करूँगा, मैं सबसे ज़्यादा करूँगा, तो जस्ट जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको बनाया जाता था इजारेदार। मतलब जो इजारा सिस्टम में टैक्स कलेक्टर है उसको इजारेदार कहा जाता था। अब ये जो इजारेदार है, अब ये जो टैक्स कलेक्टर है, ही वॉज फ्री टू एक्सट्रैक्ट वॉट एवर ही कुड फ्रॉम द पीजेंट्स। तो इसको इतनी पावर दी गई थी कि ये लोग मतलब फ्रीली एक्सट्रैक्ट कर सकते थे जितनी भी टैक्स इन लोगों को चाहिए, किससे, पीजेंट से। तो इसमें क्या हुआ कि पीजेंट्री ऑपरेशन जो थे वो बढ़ गए। ठीक है, मतलब पीजेंट्स को ज़्यादा काम करना पड़ा, पीजेंट्री ऑपरेशन क्या हुआ, वो बढ़ गया। अब पीजेंट्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो क्या क्या होगा, फार्मर्स विल बी अनहैप्पी डेफिनेटली। एंड दिस वॉज द सेकेंड इनिशिएटिव अंडर जहांगीर शाह और जुल्फिकार खान। ठीक है, ये था हमारा दूसरा दूसरा इनिशिएटिव उन लोगों का। तीसरा क्या है देखिए, ही ग्रांटेड राइट ऑफ चौथ, समझिएगा इसको, ही ग्रांटेड राइट ऑफ चौथ एंड सरदेश मुखी ऑफ डेक्कन टू मराठास। अब ये जो चौथ और ये जो सरदेश मुखी है, ये क्या है? चौथ एंड सरदेश मुखी आर काइंड ऑफ टैक्स। ठीक है, चौथ और सरदेश मुखी क्या है? एक काइंड ऑफ टैक्स है। ये जो टैक्स है, ये पावर दी गई थी मुगल्स द्वारा मराठास को। ठीक है, ये टैक्स कौन कलेक्ट करते थे? ये टैक्स कलेक्ट करते थे मराठास। और ये पावर क्या किसने दिया था? ये पावर दिया था मुगल्स ने। अब सबसे पहले समझते हैं चौथ और सरदेश मुखी होता क्या है। चौथ मतलब इट वाज 1/4 ऑफ टोटल लैंड रिवेन्यू असेसमेंट। मतलब जितना भी लैंड रिवेन्यू से कलेक्ट किया गया रिवेन्यू है, उसका 1/4 मतलब 25%। ठीक है, अब इस वर्ड को देखें ना, चौथ, तो अगर मैं हिंदी में इसको लिखूं तो लिखूंगा चौ और थ। आप इसको देख सकते हैं, ये एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब होता है चार। इसीलिए इसका इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है 1/4, यानी कि 25%। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जितनी भी टोटल लैंड रिवेन्यू है, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे टोटल लैंड रिवेन्यू है, इसका 1/4 जो था वो चौथ में जाता था, एज अ टैक्स कलेक्ट होता था। कौन कलेक्ट करता था? मराठा कलेक्ट करता था। और सरदेश मुखी क्या है? इट वॉज 10% एडिशनल टैक्स रिवेन्यू चार्ज फॉर बीइंग ओवरलैंड ओवरलॉर्ड और सरदेश मुख ऑफ द डेक्कन। ठीक है, तो एक टैक्स था चौथ जो कि मराठा कलेक्ट करता था ऑन द मतलब पावर गिवन बाय मुगल्स, और दूसरा टैक्स जो मराठा कलेक्ट करता था वो था सरदेश मुखी। मतलब सरदेश मुखी मराठास जो थे वो डेक्कन के क्या थे? ओवरलॉर्ड थे। ठीक है, वो लोग मतलब उस पर रूल करते थे। तो बीइंग द ओवरलॉर्ड, क्योंकि वो ओवरलॉर्ड थे मतलब रूल कर रहे थे लॉर्ड से, तो बीइंग द ओवरलॉर्ड हायरार्की को करने के लिए वो लोग 10% एडिशनल टैक्स लेते थे। मतलब 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू तो वो लोग लेते ही थे, उसके साथ ये लोग 10% एडिशनल टैक्स लेते थे फॉर बीइंग द ओवरलॉर्ड ऑफ द डेक्कन। अब मैं आपको चौथ बताता हूँ कि ये लोग चौथ क्यों लेते थे। देखिए, मराठास जो थे ये कलेक्ट करते थे चौथ, मतलब 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू असेसमेंट। ठीक है, अब ये जो मुगल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग वीक हो गए थे दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो ये लोग चाहते थे कि जो हमारे आसपास के जो मतलब नेबर्स हैं उससे हम अच्छे रिलेशंस रखें, उसके साथ मतलब ठीक ठाक पीस बनाए रखें। तो ये जो मराठास थे, तो मुगल ने मराठाओं को कहा कि आप हम लोग मतलब आप लैंड रेवेन्यू असेसमेंट में से 1/4 पैसा ले लीजिए, पर आप नेबर मुगल टेरिटरीज में रेड मत किया कीजिए। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? जो मुगल मुगल ने कहा मराठास को कि आप चौथ ले लीजिए, सरदेश मुखी ले लीजिए, 1/4 ऑफ मतलब पैसा ले लीजिए जो भी टैक्स से आ रहा है, पर आप नेबर जो भी मुगल टेरिटरी है वहाँ पे रेड मत कीजिए। ठीक है, और एक और चीज़, मराठास जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे, ये कहाँ से कलेक्ट करते थे? ये कलेक्ट करते थे मुगल एरिया से ही। ठीक है, ताकि ये उस मुगल एरिया को रेड ना करे। समझ गए मेरी बात को? जैसे मुगल एरिया, कोई ये मुगल एरिया है तो यहाँ से मराठास क्या करेंगे,
टैक्स कलेक्ट करेंगे चौथ और सरदेशमुखी 1/4 और 10%, ठीक है, 10% एडिशनल। ये टैक्स कलेक्ट करेंगे इस रीजन से जो कि मुगल रीजन है, ताकि ये अननेसेसरी इस रीजन में इन्वेड ना करे या फिर रेड ना करे और उसको अपने अंदर ना ले ले, क्योंकि मुगल्स वीक हो गए थे, डर गए थे, तो उनको ये टैक्स वाला सिस्टम देना पड़ रहा था, ठीक है। और इसके बदले अब देखिए मराठास इतना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो नाउ इट्स देयर ड्यूटी ऑल्सो टू डू समथिंग। तो इन रिटर्न मराठास प्रॉमिस टू मेंटेन अ कंटेंजेंट ऑफ 15,000 सोल्जर्स। तो इसके बदले मराठास ने 15,000 सोल्जर्स किसको दिए? मुगल्स को दिए। मतलब वो मेंटेन करते थे ताकि अगर कुछ बैटल वैटल हुआ तो मुगल्स को वो लोग एक बैक हैंड दे सके, मतलब पीछे से सपोर्ट कर सके, ठीक है। नाउ ये जो हमारे जहांगीर शाह थे, JAHANDAR, जहांगीर शाह, जहांगीर शाह जो जुल्फकीर खान जो नोबल थे उनकी मदद से थ्रोन पे आए थे, अब इसको मार दिया गया, ठीक है। ही वॉज असासिनेटेड बाय फारूक सियार इन 1713। अब ये फारूक सियार कौन है? तो फारूक सियार वॉज अ नेफ्यू, ठीक है। फारूक सियार वॉज अ नेफ्यू ऑफ जहांगीर शाह, और फारूक सियार ने क्या किया? असासिनेट किया जहांगीर शाह को थ्रोन पे आने के लिए। कब किया? तो 1713 में किया। तो जहांगीर शाह का जो शासन था, ही रूल्ड फॉर ओनली 1 ईयर, ठीक है। हमको पता है कि 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ। अब फिर बहादुर शाह वन, इनका डेथ कब हुआ? 1712 में। अब 1712 से 1712 में इनका डेथ हो गया। अब 1712 से कौन शासन कर रहा था? जहांगीर शाह। अब 1713 में इनको मार दिया गया, ठीक है। नाउ हु विल बिकम द किंग? फारूक सियार इज गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ द लेटर मुगल, दैट मीन्स द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो अभी तक हमने किसको किसको पढ़ा? हमने पढ़ा अभी तक बहादुर शाह वन, मतलब किंग बहादुर शाह वन को, और किंग जहांगीर शाह को। द नेक्स्ट किंग दैट वी आर गोइंग टू रीड इज फारूक सियार, ठीक है। अब फारूक सियार को समझते हैं। 1713 में फारूक सियार जो कि नेफ्यू हैं जहांगीर शाह के, ही असासिनेटेड हिम, ठीक है, उनको मार दिया और गद्दी पे आ गए। अब देखिए, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको कि जो जहांगीर शाह थे, ही केम इन पावर विद द हेल्प ऑफ अ नोबल, ठीक है, जुल्फकीर खान। सिमिलरली फारूक सियार केम टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ वेरी पावरफुल नोबल ऑफ दैट टाइम, दे वर द सैयद ब्रदर्स, ठीक है। मतलब उस टाइम जो नोबल थे वो थे जुल्फकीर खान, उस टाइम के पावरफुल नोबल, और उनकी मदद से जहांगीर शाह आ गया पावर में। अब फारूक सियार आ गया पावर में किस नोबल की मदद से? सैयद ब्रदर्स। कौन कौन थे ये? एक का नाम था अब्दुल्ला खान, एक का नाम था हसन अली खान। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू nobles, these two Sayyid brothers, they were together called Sayyid brothers. Farooq Siyar got the throne and came into power. ठीक है। अब देखिए, आप किसी की मदद से अगर पावर में आ गए तो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको भी आप एक ट्रीट या फिर टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के रूप में कुछ दे, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के रूप में कुछ दे। तो एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, अब्दुल्ला, मतलब सैयद ब्रदर्स में एक थे अब्दुल्ला, एक थे हसन अली। तो अब्दुल्ला वॉज अपॉइंटेड एज अ वजीर और प्राइम मिनिस्टर। तो क्या किया कि अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और हसन अली को बना दिया मीर बख्शी। मीर बख्शी मतलब क्या होता है कि द चीफ ट्रेजर, जो ट्रेजर है जो किंगडम का, उसको जो मेंटेन करता है, उसकी जो देखभाल करता है, उसको कहा जाता है मीर बख्शी और द चीफ ट्रेजर। तो जो सैयद ब्रदर्स थे, जो नोबेल्स थे उस टाइम के पावरफुल नोबेल, जिनकी मदद से फारूक सियार राजा बना, तो अब फारूक सियार ने क्या किया? एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब धन्यवाद कहने के लिए, अब्दुल्ला खान को बना दिया प्राइम मिनिस्टर और मीर बख्शी को बना दिया चीफ ट्रेजरर। फारूक सियार वॉज इनकैपेबल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लैटरर्स। अब देखिए, मैंने बताया ना आपको 1707 के बाद जितने भी रूलर्स आ गए थे वो बेसिकली उतने केपेबल थे ही नहीं। या तो वो बहुत ज़्यादा प्लेजर और लस्ट में झूमे रहते थे, या फिर किसी की बातों में तुरंत आ जाते थे, तुरंत फ्लैट हो जाते थे। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, फारूक सियार वॉज इनकैपेबल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लैटरर्स। मतलब ज़्यादा कैपेबल नहीं थे फारूक सियार और तुरंत ही किसी की बातों में आ जाते थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ हीज बिहेवियर, सैयद ब्रदर्स टुक फुल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, अगर कोई इनकैपेबल है तो पीछे से जरूर कोई ऐसा होगा जो कि उसको इन्फ्लुएंस करके और उससे ज़्यादा पावर में आ जाएगा। तो भले ही किंग कौन है? फारूक सियार, पर जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है वो कौन होल्ड कर रहा है? सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खान और हसन अली खान। सेम सेम चीज़ हो रहा था पीछे भी। जब जहांगीर शाह थे तो ही वॉज इंडल्ज इन प्लेजर, प्लेजर में वो मतलब विलुप्त रहते थे। शासन कौन कर रहा था? एक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन था किसके हाथ में था? जुल्फिकार खान के अंदर था। अब किसके हाथ में है? सैयद ब्रदर्स के हाथ में है, ठीक है। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अब एक इनिशिएटिव यहाँ पे पढ़ लीजिए, इनिशिएटिव। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड एसोसिएटेड मेनी हिंदू चीफ्स एंड नोबल्स इन द गवर्नेंस। मतलब ये ऐसे नहीं थे कि हम बस मुसलमान को रखेंगे, एंटी मतलब जो मुसलमान नहीं है
उनको हम लोग गवर्नमेंट्स में नहीं आने देंगे। इनका ऐसा मेंटालिटी नहीं था। सैयद ब्रदर्स दे टुक फुल कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और इनको पता था अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन चला गए तो कैसे अच्छे से चलाना है। ये लोग चाहते थे कि बेस्ट पीपल हमारे कोर्ट में आए। दैट्स वाई ये लोग रिलीजियसली टॉलरेंट थे, मतलब ज़्यादा रिलीजन के बेसिस पे नहीं देखते थे। इसी के कारण क्या हुआ कि इन्होंने अपने कोर्ट में हिंदू चीफ्स को भी रखा, जो कि बहुत मतलब बुद्धिशाली थे, बहुत अच्छे थे, बहुत नोबली साउंड माइंड थे। तो उन लोगों को भी जगह दी अपने गवर्नेंस में, ठीक है, शासन प्रशासन चलाने में हिंदू चीफ्स को भी अगर जो भी डिजर्व करते थे उनको स्थान दिया। दे एबॉलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्स, और इन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा कदम लिया कि पिलग्रिमेज टैक्स को भी एबॉलिश कर दिया। मतलब ये भी एक काइंड ऑफ रिलीजियस टैक्स ही आप इसको कह सकते हैं। इसको अबॉलिश किया गया किसके अंदर, तो फारूक सियार या फिर सैयद ब्रदर्स के टाइम में। तो हु रिमूव्ड पिलग्रिमेज टैक्स, फारूक सियार, अंडर फारूक सियार सैयद ब्रदर्स एडमिनिस्ट्रेशन, सैयद ब्रदर्स, ठीक है। फारूक सियार कब से कब रूल कर रहे हैं, 1713 से 1719 तक। आई होप अभी तक बातें समझ में आ रही हैं। आप अगर नोट्स देखें तो आई थिंक नोट्स इज़ वेरी गुड, दिस इज कम्प्लीटली डन बाय मी। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, मैंने भी पढ़ के लिखा है इन नोट्स को किसी टीचर से। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं ऐसे ही पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आई वांट नोट्स, देन डेफिनेटली आई विल गिव अ प्लेटफॉर्म और आई विल डू समथिंग बाय विच यू कैन एक्सेस ऑल दीज नोट्स, ठीक है। आप सभी के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो डेफिनेटली आपको इस नोट्स को लेना चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट। ड्यूरिंग दिस टेन्योर, मतलब हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, फारूक सियार को। ड्यूरिंग देयर टेन्योर सिख लीडर बंदा बहादुर वाज टेकन इन प्रिजन एट गुरदासपुर इन पंजाब एंड एग्जीक्यूटेड एट दिल्ली। ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जो बंदा बहादुर था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बहादुर शाह वन के टाइम में कि गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने क्या किया, एक हाइयर पोजीशन दिया, ताकि जो सिख कम्युनिटी है उनको भी मुगल साथ में ले चले, क्योंकि अब उतने स्ट्रांग थे नहीं कि इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो सोचा कि साथ में लेके चलते हैं। पर जहाँ गुरु गोविंद सिंह का डेथ हो गया, तो बंदा बहादुर के अंदर क्या हुआ, फिर से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। फिर से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया इनके मुगल्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो बंदा बहादुर थे, सिख लीडर, इनको पकड़ लिया गया गुरदासपुर में। गुरदासपुर कहाँ है, पंजाब में है। और फिर इनको एग्जीक्यूटेड है दिल्ली, दिल्ली लाकर इनको खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पता है कि सिख कम्युनिटी जो थी वो मुगल्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसके लीडर को ही खत्म कर दे, तो बंदा बहादुर को खत्म कर दिया गुरदासपुर में। किसके अंदर, फारूक सियार। कौन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन चला गया है, सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला और हसन अली। रॉयल फरमान ऑफ 1717 टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना है। हुआ क्या कि फारूक सियार जो था एक बार बहुत बीमार पड़ गया, ठीक है। एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज से वो सफ़र कर रहा था। उसने सारे वैद्यों को दिखा लिया जितने भी मुगल एम्पायर में थे, आसपास में थे, पर ये ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ, वन ब्रिटिश फिजिशियन विलियम हैमिल्टन क्योर्ड फारूक सियार। तो एक ब्रिटिश फिजिशियन था विलियम हैमिल्टन, उसने दवा ववा दे के और फारूक सियार को क्योर कर दिया। अब फारूक सियार क्या हो गया, उस क्रॉनिक डिजीज से ठीक हो गया। अब देखिए, कोई आपको ठीक कर रहा है, कोई आपको किसी डिजीज में ठीक कर रहा है, तो आप तो उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे ना, क्योंकि इनडायरेक्टली ही इज अ गॉड फॉर यू, उसने आपको मरते मरते बचा लिया। तो फारूक सियार को मरते मरते बचा लिया विलियम हैमिल्टन ने, जो कि एक ब्रिटिश फिजिशियन था। अब इससे खुश होकर, जो कि राजा था, तो इससे खुश होकर एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फारूक सियार ने क्या किया, ही गेव रॉयल फरमान टू द कंपनी। फारूक सियार ने एक रॉयल फरमान दिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसी को कहते हैं द रॉयल फरमान ऑफ 1717। अब इस रॉयल फरमान के प्रोविजंस को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको यहाँ से समझ में आएगा। प्रोविजंस क्या क्या थे। द कंपनी वॉज परमिटेड टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब देखिए कितना बड़ा कदम यहाँ पे फारूक सियार ने ले लिया। इतना खुश हो गया ये कि इन्होंने कहा कि मैं तुमको एक फरमान देता हूँ ब्रिटिशर्स को कि तुम लोग आओ, ट्रेड करो फ्री ऑफ कॉस्ट, तुमको टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है। कहाँ का, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में जाके फ्री तुम लोग ट्रेड करो, वी आर नॉट गोइंग टू टेक टैक्स फ्रॉम यू। ये था फर्स्ट प्रोविजन। व्हाट इज द सेकंड प्रोविजन, द कंपनी वाज आल्सो परमिटेड टू मिंट इट्स ओन कॉइन। अब जो कंपनी थी, इनको एक और दूसरा प्रोविजन है कि कंपनी को इतना पावर दे दिया इन लोगों ने कि अब कंपनी अपना कॉइन खुद बना सकती है, मतलब दे कैन मिंट देयर ओन कॉइन एंड फर्दर फोर्टिफाई कलकत्ता। तो फोर्ट मतलब आपको पता ही है कि इनिशियली हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे लेक्चर्स अटेंड करें। मतलब लेक्चर 2 जो था हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, हमने उसमें ब्रिटिश वाले सेक्शन में पढ़ा कि कैसे ये लोग फोर्ट बना गए थे। फोर्ट विलियम्स इन्होंने बनाया, फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने बनाया। तो ये
फोर्टिफिकेशंस कर रहे थे। तो जितना फोर्टिफिकेशन इन लोगों ने किया उसको ये लोग एक्सटेंड कर रहे थे अब, और ये एक्सटेंड करने की पावर फारूक सियार के अंदर और स्ट्रांग हो गई, क्योंकि फारूक सियार ने परमिट दे दिया कि आप लोग अपना कॉइन भी बना लीजिए और जितना भी आपने फोर्टिफिकेशन किया है उसको आप लोग फर्दर आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, ये था दूसरा इनिशिएटिव जो कि उसके अंदर आता था, रॉयल फरमान ऑफ 1717 के अंदर आता था। रॉयल फरमान 1717 कौन दिया? फारूक सियार दिया। क्यों दिया? ही वॉज मतलब inspired also you can say, and he was very happy by William Hamilton, a British physician. तो एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड ही गिव रॉयल फरमान। दो प्रोविजंस हमने पढ़ लिए। पहला कि आप लोग फ्री ट्रेड करो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे में, ठीक है, बीएमबी आप एक निमोनिक कर सकते हैं, और आप फर्दर फोर्टिफिकेशन करो, अपना कॉइन मेल्ट करो, बहुत ज़्यादा पावर दे दी। तीसरा देखिए, द कंपनी सर्वेंट्स वेर ऑल्सो परमिटेड टू कैरी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, अब देखिए उस टाइम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड कर ही रही थी, और इन लोगों को क्या मिला कि आप लोग फ्री ट्रेड कर सकते हैं, फ्री ट्रेड, नो कस्टम टैक्स, फ्री ट्रेड कीजिए बिना दिक्कत के। पर हाँ, यदि आपके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे, अगर ये लोग अपना प्राइवेट ट्रेड करना चाहें तो ये लोग भी कर सकते हैं, ये पावर भी दी गई, पर इन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं देना है, पर अगर पर्सनली आदमी कोई कर रहा है ईस्ट इंडिया का सर्वेंट, तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा ना। और इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना एक इंडियन मर्चेंट को ट्रेड करते हुए दिया था। मतलब जब इंडिया में इंडियन मर्चेंट थे, ठीक है, इंडियन मर्चेंट थे, तो जब वो ट्रेड करते थे तो वो जितना टैक्स देते हैं उतना ही टैक्स इन प्राइवेट सर्वेंट्स को देना था। ठीक है, जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 रुपया भी नहीं देना था। तो ये था इनका तीसरा इनिशिएटिव। अब ये तीसरा इनिशिएटिव जो था ना, तीसरा प्रोविजन जो पावर इन्होंने दिया, इसको एक्सप्लॉइट किया गया। आपको पता ही है कि आप अगर किसी अपने सर्वेंट को बहुत ज़्यादा ऐसा लीव दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, द रॉयल फरमान वॉज लेटर हेविली मिस यूज बाय द कंपनी सर्वेंट फॉर डूइंग प्राइवेट ट्रेड। तो अब अब ये जो रॉयल फरमान के अंतर्गत प्राइवेट सर्वेंट्स थे जिनको प्राइवेट ट्रेड करने का अवसर मिला, अब ये लोग उसको एक्सप्लॉइट करने लगे, मिस यूज़ करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर ये लोग टैक्स ही नहीं देते थे, पर इन लोगों को तो टैक्स देना था ना। कितना टैक्स देना था? उतना ही जितना एक इंडियन मर्चेंट देगा है टैक्स ट्रेड करते टाइम। पर ये लोग बोलते थे हम ईस्ट इंडिया कंपनी से हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो टैक्स देना ही नहीं है। तो इस तरह इन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, अब क्या है कि व्हेन फारूक सियार वाज कॉन्स्पायरिंग टू गेट रीड ऑफ सैयद ब्रदर्स। अब देखिए, आप किंग हैं, ठीक है, पर एडमिनिस्ट्रेशन कोई और चला गया, तो बुरा तो आपको लगेगा ही ना। फारूक सियार वाज अनहैप्पी एंड दैट्स व्हाई ही थॉट नाउ टू गेट रीड ऑफ द सैयद ब्रदर्स। दैट्स व्हाई, ठीक है, तो फारूक सियार अब क्या चाहता था कि सैयद ब्रदर्स हट जाए। पर सैयद ब्रदर्स दे वेयर नोबल्स नो, तो वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्हीं की बुद्धिमत्ता के कारण फारूक सियार राजा बना। तो सैयद ब्रदर्स ने इस चीज़ को भाप लिया। दे प्रूव टू बी वेरी क्लेवर, सैयद ब्रदर्स प्रूव टू बी वेरी वेरी क्लेवर, एंड विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ दे डिथ्रोन द एम्परर, ब्लाइंडेड हिम एंड एग्जीक्यूटेड हिम 1719। तो 1719 में सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को मार दिया। ठीक है, किसकी मदद से मार दिया? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अब ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ कौन है, इनके बारे में भी जान लीजिए। कौन है, मदद ही क्यों किया? देखिए, पेशवा बालाजी विश्वनाथ कौन थे? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा साइड से थे। ठीक है, मराठा साइड से थे, मराठा साइड से थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये क्या चाहते थे कि ये हाथ मिलाना चाहते थे फारूक सियार और मुगल से। ठीक है, फारूक सियार और मुगल से ये लोग हाथ मिलाना चाहते थे, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा कंपेंसेशन मिले, ताकि इन लोगों को थोड़ा छूट मिले। ठीक है, किसको छूट मिले? मराठास को छूट मिले। पर फारूक सियार ने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पेशवा बालाजी थे जो मराठा वाले थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ही गॉट अनहैप्पी। इनको बहुत दुख हुआ, अनहैप्पी हो गए, और इन्होंने और सैयद ब्रदर्स ने पहले ही भाप लिया कि फारूक सियार अब इनके अगेंस्ट जा रहा है। तो ये दोनों साथ में आए एंड दे जस्ट फिनिश्ड सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया, 1719 में मार दिया गया। 1719 में अब राजा कौन बनता है? मोहम्मद शाह। तो अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह। उससे पहले अब तक क्या बढ़ा? अब तक हमने पढ़ा 1707 में औरंगजेब डाइड। गुड। अब देखिए उसके बाद क्या होगा। 1707 में कौन बने? बहादुर शाह बने। 1712 में बहादुर शाह डाइड। उसके बाद जहांदर शाह, 1713 में बहादुर जहांदर शाह को मार दिया गया। उसके बाद फारूक सियार, 1713 से 1719 में फारूक सियार को मार दिया गया। तो इन चारों को हमने अभी तक देखा। अब हम देखेंगे मोहम्मद शाह को। So let's move on. And if you are understanding the topics, I will request you to subscribe it.